नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, किसान की खेती ही उसकी भक्ति होती है। किसान की खेती ही उसकी शक्ति भी होती है। किसान भाई अनाज पैदा करके देश का पेट भरते हैं और देश को प्रगति की राह पर आगे भी ले जाते हैं। ऐसे किसान भाइयों को हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन नमन करता है। साथ ही साथ ये वादा भी करता है कि हर मोड़ पर हम आपके साथ ही खड़े हैं, आपका साथ निभाने के लिए। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आपकी कोई भी कृषि संबंधित समस्याएं हो, उनका निवारण हम आपको करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 242 लाख हेक्टेयर में हुई बुवाई, गन्ना किसानों को सीधे मिलेगी उत्पादन सब्सिडी, राहत के रास्ते सरल किए गए, गुणकारी बथुआ लगाएं किसान और गाय खरीदने से पहले की सावधानियां। अब तक देश में 242 लाख 16 हजार हेक्टेयर में बोनी की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 276 लाख 94 हजार हेक्टेयर में बोनी कर ली गई थी। कृषि मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में 242.16 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें बोई गई हैं। इसमें गेहूं 78.83 लाख हेक्टेयर में बोया गया है, जबकि गत वर्ष अब तक 107.35 लाख हेक्टेयर में बोया गया था। इसी प्रकार दलहन की बुवाई 74.06 लाख हेक्टेयर में, मोटे अनाज 38.48 लाख हेक्टेयर में एवं तिलहन की बुवाई 50.56 लाख हेक्टेयर में की जा चुकी है। इधर मध्य प्रदेश में अब तक 49,41,000 हेक्टेयर में रबी फसलें बोई गई हैं, जबकि लक्ष्य 105.09 लाख हेक्टेयर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक अब तक गेहूं 20.19 लाख हेक्टेयर में, चना 18.11 लाख हेक्टेयर में, मटर 1.76, मसूर 3.40 एवं सरसों 4.23 लाख हेक्टेयर में बोई गई है तथा गन्ना 36,000 हेक्टेयर में बोया गया है। सरकार ने गन्ना किसानों को 2015-2016 सीजन में 4.50 रुपए प्रति क्विंटल उत्पादन सब्सिडी सीधे देने का फैसला किया है। सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही चीनी मिलों को बकाया भुगतान में मदद के लिए उठाए गए इस कदम से सरकारी खजाने पर लगभग 1147 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। मिलों पर गन्ना किसानों का लगभग 6,500 करोड़ रुपए बकाया है। बिजली एवं कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने CCEA की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, बकाये में और कमी लाने और गन्ना किसानों की मदद के लिए सरकार ने WTO के नियमों के अनुरूप एक योजना तैयार की है। गन्ने की कीमत की भरपाई तथा किसानों को गन्ने का समय पर भुगतान सुगम बनाने के लिए उत्पादन सब्सिडी दी जाए। श्री गोयल ने कहा कि इससे कुछ चीनी भंडार का भी इस्तेमाल होगा और कम से कम 80% निर्यात लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उत्पादन सब्सिडी से गन्ना किसानों को सीधे तौर पर लगभग 1147 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। खाद्य मंत्रालय ने 2015-16 सीजन के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य 230 रुपए प्रति क्विंटल में से 4.75 रुपए की उत्पादन सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया था। मध्य प्रदेश में सहायता राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल करते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे किसान खातेदार जो आयकर दाता हैं, उन्हें सहायता का पात्र नहीं माना जाएगा। आयकर दाता को छोड़कर अन्य सभी किसान पात्र हैं। आयकर दाता किसान के परिवार से आशय किसान, किसान की पत्नी और अवयस्क संतान से है। यदि कृषक वृत्ति कर एवं सर्विस टैक्स का भुगतान करता है परंतु आयकर दाता नहीं है तो उसे राहत राशि की पात्रता होगी। राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी आयकर दाता खातेदार कृषक ने अपनी भूमि सहमति से किसी ऐसे कृषक को बटाई में दी है जो आयकर दाता नहीं है तो वह बटाई कृषक भी राहत राशि के लिए पात्र होगा। शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को राहत राशि के संबंध में विस्तार से हिदायत दी गई है। ऐसे किसान परिवार जिनके पास ट्रैक्टर और टीवी जैसे उपकरण हैं, उन्हें भी सहायता की पात्रता इन निर्देशों के तहत है।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि केवल ऐसे खातेदार कृषकों को छोड़कर जो स्वयं आयकरदाता हैं अथवा जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है, अन्य सभी को राहत राशि की पात्रता है। सूखे एवं अन्य कारण से फसल हानि उठा रहे किसानों से सिर्फ इस आशय का घोषणा पत्र लिया जाएगा कि वह या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं है। गेहूं तथा अन्य रबी फसलों के साथ उगने वाले बथुआ में अनेकों औषधीय गुण हैं। इसमें विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंतों तथा कब्ज रोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है। किसान भाई चाहें तो थोड़े क्षेत्र में बथुआ लगा सकते हैं। इसका उपयोग सब्जी रायता में भी होता है। बथुआ सभी प्रकार की भूमि में पैदा किया जा सकता है। बालुई दोमट भूमि सबसे अच्छी होती है। खेत की तैयारी अन्य रबी फसलों की तरह ही की जाती है। बुवाई सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर मार्च प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीज को गोबर खाद में मिलाकर बुवाई करते हैं। साथ ही कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जाति पूसा बथुआ 1, इसकी पत्तियां बैंगनी हरी होती हैं तथा लंबाई 10.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है। तना भी बैंगनी रंग का होता है। पहली कटाई बुवाई के 40 से 50 दिन बाद की जा सकती है। बथुआ की खड़ी फसल में यूरिया 50 से 60 किलो 2-3 भागों में बांटकर टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। पहली सिंचाई 12 से 15 दिनों बाद करनी चाहिए। पशुपालन में गाय खरीदने से पहले कुछ ज़रूरी सावधानियां रखें। यदि गाय खरीदना है तो उसकी आयु 12 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी चमड़ी नर्म, मुलायम तथा लचीली होनी चाहिए। उसकी आंखें नम, चमकीली तथा निरोगी होना चाहिए। उसके कान सतर्क तथा हलचल करने वाले तथा उसकी नाक का काला हिस्सा नरम मुलायम होना चाहिए तथा उस पर पसीने जैसी बूंदें मौजूद होनी चाहिए। यह निरोगी होने के लक्षण हैं। गाय का शरीर ऊपर से देखें तो तिकोना दिखना चाहिए। उसकी पसलियां फैली हुई होनी चाहिए, जो मोटे तौर पर भरपूर चारा ग्रहण क्षमता का प्रतीक होता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नजर डालेंगे आज के मंडी भावों पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मध्य प्रदेश की विभिन्न मंडियों में भाव कुछ इस प्रकार रहे। सबसे पहले ज्वार। बैतूल मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1100 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1135 रुपये प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 1179 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1303 रुपये प्रति क्विंटल। खंडवा मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1215 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1482 रुपये प्रति क्विंटल। और खरगोन में न्यूनतम भाव रहा 1221 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1264 रुपये प्रति क्विंटल। इसके बाद जानते हैं मक्का के भाव। आगर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1251 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1400 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बैतूल मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1321 रुपये प्रति क्विंटल। बुरहानपुर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1056 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1341 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं खंडवा में न्यूनतम भाव रहा 1199 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव यहाँ भी 1341 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब आते हैं गेहूं पर। तो अजयगढ़ मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1475 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1500 रुपये प्रति क्विंटल। गोरखपुर मंडी में गेहूं का भाव 1450 रुपये प्रति क्विंटल ही रहा। मंडला में न्यूनतम भाव रहा 1450 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1500 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं उदयपुरा में न्यूनतम भाव रहा 1400 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 1600 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई
और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, अजोला की खेती आज हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। चाहे हम बात करें फसल उत्पादकता बढ़ाने की या फिर दुधारू पशुओं के चारे की गुणवत्ता बढ़ाने की, या फिर मुर्गियों के भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में, इन सभी में अजोला रामबाण की तरह सिद्ध हो रहा है। अजोला की खेती किस प्रकार से की जाए और इसके क्या क्या लाभ हैं, इसी विषय पर चर्चा करते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, जैसा कि कृषि में आज बहुत सी तकनीकी हमारे सामने देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक हम मुख्य रूप से एक एजोला के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य हमें कृषि की उत्पादकता में बढ़ावा और पशुओं के दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा और मुर्गियों के लिए ये भोज्य पदार्थ का एक अच्छा सोर्स माना जाता है, जिसमें से इसका मुख्य रूप से प्रोटीन के रूप में हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों में उपयोग करते हैं। जैसे पशुओं के लिए यदि हम दुधारू पशु है, उसके लिए हम प्रोटीन के सोर्स के रूप में बहुत अच्छी तरह से पशुओं को खिला सकते हैं। बहुत अच्छा एक न्यूट्रिएंट्स के सोर्स के साथ साथ इसमें एक स्वादिष्ट पाचक एमिनो अम्ल भी होते हैं, जिसमें पशुओं की जो डाइजेशन क्षमता है वो भी बढ़ती है। साथ साथ प्रोटीन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ पशुओं में मिल्क की जो दूध की मात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी पाई गई है। और इसमें यदि हम इसको फसलों में, जैसे कि धान की फसलों में हम देखते हैं कि आज उत्पादकता धीरे धीरे कम होती जा रही है और उसी के साथ साथ हमारा इनपुट कास्ट जो बढ़ती जा रही है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम एजोला का प्रयोग करके इसकी उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि कर सकते हैं। इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत अच्छा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा हम पहले भी एक बार इसमें चर्चा कर चुके हैं कि इसको हम किस तरह से उपयोग करके पशुओं की जो चारे की गुणवत्ता में सुधार लाया जाता है। जैसे कि आज देखा गया है कि पशुओं के लिए चारे की मात्रा काफ़ी कम होती जा रही है, जोत का रकबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और साथ साथ पशुओं की जो संख्या भी हमारे देश में कम हो रही है, उसका मुख्य कारण है हमारे पशुओं को भोज्य पदार्थ और चारे का कोई विशेष साधन उपलब्ध ना हो पाना है। इसी के साथ साथ यदि हम इसको दुधारू पशुओं में उपयोग करते हैं तो निश्चित ही हम दूध की उत्पादकता के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में भी हम सुधार ला सकते हैं। अब अभी मुर्गियों की बात करते हैं कि मुर्गियों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, जिसमें उनकी गुणवत्ता के साथ साथ उसकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है। अगर हम और दूसरे उसमें उपयोग करते हैं तो ये जितने भी आप एनिमल हस्बेंड्री में हम पालन करते हैं, जैसे बकरी पालन है, उनके भोज्य पदार्थ में भी इसको हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं, जिसके उसकी सुपाच्य क्षमता भी अच्छी है और दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि करते हैं। जैसे सुअरों के लिए यदि हम इसका सुअर पालन जो किसान भाई कर रहे हैं, उनमें भी हम इसके भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण उनके जो बायोमास है उसमें बढ़ोतरी के साथ साथ उसकी जो वजन है उसमें बढ़ोतरी होगी और उनकी उत्पादक क्षमता में भी वृद्धि होगी। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ तक इसका प्रयोग किया जा रहा है वहाँ बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आया है, बहुत ही बड़ा बदलाव आया है, चाहे पशुओं के क्षेत्र में हो, चाहे मुर्गियों के लिए दाने के रूप में हो, चाहे फसलों में। जैसे धान के खेत, यदि धान हमारे खेत में लगी हुई है, यदि हम इसके कुछ जैसे ये जो बीज है यदि हम छिड़क देते हैं
पानी की थोड़ी सी मात्रा रहे खेत में, यदि हम इसको छिड़क देते हैं तो निश्चित ही उसमें नाइट्रोजन फिक्सन के साथ साथ और भी उसमें पोषक तत्वों का समावेश होता है और उसमें टिल्लिंग कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। आज हम देखते हैं कि किसान भाइयों के खेत में 4 से 5 कल्ले ही आज देखने को मिल पाते हैं धान में। अगर SRI विधि से लगा रहा है किसान तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 कल्ले निकल पाते हैं। यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित ही इसमें 80 से 90 कल्ले हमने अपने यहाँ पे सेंटर पे उत्पादित किए हैं। हमारे यहाँ जो डेमोस्ट्रेशन तैयार किए जाते हैं इनका काफ़ी उपयोग किया गया है। उसी के साथ साथ हमारा उत्पादन भी काफ़ी उच्च सीमा तक बढ़ा है। और अगर हम इसकी मात्रा को कई प्रकार से इसको सुखा के भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि सुखा के आप उपयोग कर रहे हैं तो जैसे इसके सीड तैयार करना है तो इसको हम सीधा डायरेक्टली एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके इसको सीड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अच्छा किसान भाई, यदि ये अपने घर पर एक यूनिट तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह के अपनी आवश्यकता के अनुसार स्ट्रक्चर ईंटों के तैयार कर सकते हैं, जिसमें 1 फीट लगभग ऊंचा और इसमें 6 से 7 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबाई के हिसाब से इसके 4 स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा आपके पास खेती है और अपनी क्षमता ज़्यादा है, जो क्षमता के अनुसार इसके आकार और साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और इसके यूनिट को पक्का नीचे फर्श तैयार करते हैं, आइट साइड में भी इसकी पक्की फर्श तैयार करके इसको पानी भर के और इसमें बीज को इस तरह से छोड़ दिया जाता है। एक ध्यान रखा जाता है कि इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। यदि इस पर सीधी रोशनी पड़ती है तो इसके उत्पादन पे विपरीत असर होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक पॉली नेट लगाया गया है, जिसमें हरे कलर की एक नेट होती है, जिससे इसका 1% हो जाए 35% या 75% का जो नेट है उससे कितनी धूप हमें पहुँचाना है और कितनी हमारे लिए उसमें धूप बचाना है। तो उस तरह से हम इसको मेंटेन करके अपनी यूनिट को बढ़ा सकते हैं और इसको हम अपने घर पर उत्पादन करके इसका उपयोग हमारे पशुओं के लिए और फसलों के लिए कर सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आपकी अथक मेहनत के कारण ही आज हमारा प्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। इसमें आप और आपके प्रगतिशील किसान भाइयों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समय समय पर ऐसे ही कुछ सफल किसानों से मिलवाते आए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे ही सफल किसान हरि सिंह मीणा से। हर सप्ताह हम आपको हमारे सेगमेंट में एक प्रगतिशील किसान से मिलवाते हैं। तो इस बार भी हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं हरि सिंह मीणा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में। हरि सिंह जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। सभी को, सभी किसान भाइयों को। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रूटीन खेती बाड़ी से हटकर आपने वेजिटेबल कल्टीवेशन का सोचा, तो ऐसा क्या जहन में आया कि आपको इस तरह की खेती बाड़ी की ओर आना पड़ा और रुझान हुआ आपका? मैं किसान का बेटा हूं और खेती मैंने बचपन से देखी है
तो उसमें कृषि में जो एग्रीकल्चर क्रॉप होती है, गेहूं, चना, इसकी एक उत्पादन की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। उससे ज़्यादा आप उसमें कुछ भी करो, ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इतना ज़्यादा खेती अपने पास है, तो उसमें से कुछ एरिया में अपन हॉर्टिकल्चर क्रॉप, वेजिटेबल्स लें। तो वेजिटेबल्स क्या अभी आज के समय में टेक्नोलॉजी के साथ में अगर जाते हैं तो उसका हाइब्रिड सीड आ गया है और टेक्नोलॉजी आज बहुत आगे है। जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हुआ और ऐसे फर्टिलाइज़र भी, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आ गया, जिनकी मदद से कि हम अच्छे से अच्छा उत्पादन लेते हैं। जैसे कि अगर पर एकड़ की अपन बात करें कि वॉल्यूम वाइज कितना क्विंटल निकलता है, गेहूँ अगर देखेंगे तो कितने ही अच्छे से अच्छा खेती कर ले 25 से 30 कुंटल 1 एकड़ से निकाल पाता, प्रति एकड़ का ही मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर सब्जी की कोई सी भी क्रॉप अगर लेंगे तो मिनिमम 100 कुंटल तो निकलना ही है। जैसे अभी हम जो खीरा लगा हुआ है, इससे पहले भी अभी बारिश के टाइम पे जुलाई पे खीरा लगाया था 5 एकड़ में, तो उसमें भी काफ़ी निकला। अभी 1.5 एकड़ मात्र में ये खीरा लगा हुआ है। पर डे 6 से 7 कुंटल मंडी में जा रहा है। और रेट अगर ये तो हो गया वॉल्यूम वाइज उत्पादन की बात। अगर उत्पादन के साथ साथ अगर उसका रेट डेली ऊपर नीचे होता है मंडी में, अगर अच्छा भाव अगर उसका मिल जाए तो वैसे वहाँ पे जो हमारी इनकम है वो कई गुना बढ़ जाती है जी। तो वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो जो अभी गेहूँ 1000 रुपये, 1500 रुपये कुंटल, 1500 रुपये कुंटल, हर चीज़ कुंटल से लगभग उतनी जाती है। आज जैसे हमारी ककड़ी है, ककड़ी हम मंडी में जा रहे हैं, थोक में जो बिक रही है वो हमारी अभी 17 रुपये 18 रुपये किलो बिकी है, मतलब 1800 रुपये कुंटल। तो गेहूं से भी महंगी जा रही। और वहीं अगर उत्पादकता देखेंगे तो इसकी उत्पादकता 12 टन से 15 टन, मतलब 120 कुंटल से 150 कुंटल तक प्रति एकड़ है। यानी कि हरि सिंह जी, ये कहा जा सकता है कि वेजिटेबल किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा है और कहीं ना कहीं उत्पादकता भी बढ़ती है और धन की भी कहीं ना कहीं आय ज़्यादा होती है, बढ़ोतरी होती है। लेकिन अब आपकी बात करें तो वेजिटेबल में कितनी वैरायटियां हैं जो आपने यहाँ अपने कल्टीवेशन में रखी हैं और किस किस तरह से आप उनकी तैयारी करके उनको मौसम वाइज बोते हैं? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि पहले सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की होती है। जैसे उपभोक्ता जो सबसे पहले मेरे खेत से मेरे आसपास जो चीज़ आसानी से बिक जाए, सबसे पहला सिलेक्शन मेरा वहीं से होता है। क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मार्केट के लिए आज जैसे मैंने जो पहले ककड़ी लगाई है, ककड़ी के बाद करेला लगाया था सब्जी में, करेला लगाया है, मिर्च लगाई है और टमाटर लगाया है और गोभी लगाई है। ये डेली आपके किचन का हिस्सा है, मतलब आपको डेली ये खाना है, डेली उपयोग करना है। तो उपभोक्ता हमारे खेत के बाहर जैसे ही माल जाता है और उपभोक्ता उसका शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले हम वहीं से बात करें। वाकई तो नहीं तो जैसे एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो और भी क्रॉप आती है जो कि हम बाहर भेज सकते हैं, उसके कम लोग उसको उपयोग करते हैं, खाते हैं। तो सबसे पहले वहीं से हम शुरू करते। तो आज जो हमने सब्जी का चयन किया है कि ककड़ी है, टमाटर है, ये सारे सभी लोग खाते हैं और हमको अपने बाजू से ही मार्केट मिल जाता है। सबसे बड़ा मार्केट आज भोपाल राजधानी है, तो राजधानी में बाहर से लोग यहाँ पे आके अपना उत्पाद बेचते हैं। जैसे रायपुर में सबसे अच्छी आधुनिक सब्जी की सबसे बड़ी खेती होती है, महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र से पूना से, यहाँ से 800 किलोमीटर दूरी है, 800 किलोमीटर वाला अपना उत्पाद वहाँ से उत्पादन करके यहाँ बेचता है। तो हम क्यों ना अपनी 8 किलोमीटर दूरी पे होके भी हम उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं और नहीं बेच पा रहे हैं। तो इसके लिए एक सोचने की बात थी और मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी। और मैं पहले किसान का बेटा हूँ और खेती मैंने बचपन से की है, तो ये सारी चीज़ें मैंने जाके भी पहले देखा, सीखा, सभी जगह गया हूँ, सभी जगह मैं घूमा हूँ काफ़ी समय से। मैं 18 वर्ष की उम्र से ही सारी जगह घूम रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों को लेते हुए हमने ये निकाला कि आप अगर उन लोगों की अपेक्षा अपना उत्पादन भी, जैसे अभी बहुत पहले से कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं, उत्पादन भी अपना घटता है लेकिन रेट हमको भाड़ा कम लगेगा और यहाँ पे हमारे यहाँ जब वो बेच सकते हैं तो हम क्यों नहीं बेच सकते यहाँ पर। दर्शकों, आपने देखा आज हमने इन प्रगतिशील किसान हरि सिंह मीणा से बात की। उन्होंने बहुत कुछ अपने वेजिटेबल कल्टीवेशन के बारे में बताया जो आपके लिए कहीं ना कहीं आगे चलकर उपयोगी होगा। ग्राम झागर में हम हैं उनके फार्म हाउस पर और निश्चित तौर पर आगे भी कहीं ना कहीं वो और नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इस खेती को बढ़ाते रहेंगे। तो आज प्रगतिशील किसान के सेगमेंट में इतना ही। अगली बार फिर किसी और किसान से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान
साथ ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आशा यही है कि आज का कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप पत्राचार करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमें आपके प्रश्नों के उत्तर देना हमेशा अच्छा लगता है। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।